उसमें ट्रेडिंग में नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग में सीबी का डेटा बोल रहा है नहीं कमा रहे हैं और जेन्युइनली नहीं कमा रहे हैं। मैं भी पिछले 30 साल से किसी को F&O में कमाते हुए नहीं देखा। तो अगर वेल्थ बनानी है तो यू हैव टू इन्वेस्ट प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको एक आप डू योरसेल्फ करने के लिए बहुत आसान है बोलने के लिए, बट डिफ़िकल्ट है। आप एक शर्ट लेने जाते हैं या एक जूता लेने जाते हैं तो उसके लिए इतना रिसर्च करते हैं, बट आप शेयर लेने जाते हैं तो सिर्फ नॉर्मली टिप पे करते हैं, विच इज़ नॉट राइट वे। Hello and welcome to Market Pillars Uncovered, an educational series where we get you insights from leaders who are shaping India's financial ecosystem. Today we have with us Mr. Rakesh Bhandari, Director at Nirmal Bang with over 25 years of experience. He has seen the stock markets, the evolution that has happened in the terms of dematerialization, and is going to share with us what he has learned and what he believes could be the future of investing in India. Thank you so much, Mr. Bhandari, for joining us today. Thank you very much for having me. Thanks, it's pleasure. So 25 years के ऊपर हो गए हैं आपको इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। हमें थोड़ा आपके बिगिनिंग्स के बारे में बताइए। आपको ऐसी क्या चीज़ थी which attracted you to the equity markets? So I passed out in 97 my CA and I'm from Jaipur. So I came here Bombay for job. So that time job market was not in good shape. So somebody suggested me some stockbroker. So I joined stockbroker, and then that time depository was the new thing coming. And I was very well versed with the computer. तो मुझे लगा कि यार ये कुछ है जहाँ पे मैं पीछे नहीं हूँ, मैं आगे हो सकता हूँ. So then I joined to setting up depository participant for some small broking house. 2.5 years I learned everything about the depository. I saw that कैसे डीमेटलाइजेशन में से जो बेसिक प्रॉब्लम था, बैड डिलीवरी का, फिजिकल सर्टिफिकेट्स का, वॉल्यूम का एक लिमिटेशंस था, बिकॉज स्टॉक ब्रोकर्स तो 24 आवर्स काम करते थे और जो बड़े बड़े टब में शेयर सर्टिफिकेट्स जाते थे एक्सचेंज में। मैं कह सकता हूँ कि आज जो एक स्टॉक ब्रोकर, नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर का जो वॉल्यूम है वो एक एंटायर एक्सचेंज का वॉल्यूम होता था। सो काइंड ऑफ डीमेटलाइजेशन ने जो वॉल्यूम का ग्रोथ दिया है अनइमेजिनेबल है। और अडॉप्शंस के लिए भी मैं बोलूँगा इंडिया में इतना फास्ट अडॉप्शन शायद किसी और कंट्री में नहीं हुआ। सो इसमें रेगुलेटर का भी मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी जैसे जैसे मतलब उसको कंपल्सरी करते गए, स्टार्ट विद द 10 स्क्रिप्ट, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए। सो आई सॉ दैट द एंटायर जनरे एंड इट वाज वेरी कि हाँ ये कुछ हटके होने वाला है। एंड देन F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस। सो पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो गया। कैपिटल मार्केट वाज लाइक वेरी फॉर लिमिटेड कि मुंबई के ब्रोकर, एक टेलीफोन लाइन होना एक बहुत बड़ा चीज़ होता था। वो आज के दिन में एवरीबडी कैन डू थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन। सो आई सॉ द एंटायर थिंग एंड सो फॉर मी इट वाज a new thing, and I was there at the right time. So and then after 2.5 years I joined Nirmal Bang. 25 plus years हो गए तो उनका स्टार्टिंग में सेटअप फॉर द डिपॉजिटरी सर्विसेज। Very interesting. हमें बताइए, just because most of our viewers are all mobile viewers, तो हमें बताइए that प्री मोबाइल टेलीफोन एरा में अगर मुझे एक शेयर खरीदना होता तो वो क्या प्रोसेस होता? मैंने जब ज्वाइन किया तब तक तो NSE आ चुका था, BSE का भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो चुका था। बट उससे पहले एक रिंग होता था, उसमें लिमिटेड ब्रोकर्स जाते थे। 1-2 घंटे का एक पीरियड होता है सेशन, उसमें आप ऑर्डर देते थे। तो बॉम्बे में सारा चीज़ होता था। रीजनल एक्सचेंज भी होते थे बट मेजर काम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता था। तो आप बॉम्बे के लिए आपके पास में एक लाइन है, तो आप बहुत बड़े मतलब हो उस वक्त लाइन होना मतलब टेलीफोन लाइन, आप फ़ोन करते थे, फिर वो आपको लिखते थे इतना डिलीवरी है और उस तरह से, और वो एक फिजिकल सर्टिफिकेट्स आते थे, उसके साथ में एक डिलीवरी शीट होती थी। तो उसी में ही मतलब जब तक वो आप जेन्युइनली ट्रांसफ़र नहीं भेजोगे तो वही चलता रहता था, उसी के पीछे नाम होता था। फिर देन जब ये डिजिटलाइजेशन मतलब जब हो गया तो वीसेट के थ्रू हुआ था। मतलब वीसेट लगते थे ऑल ओवर इंडिया में। वीसेट जो मेन ऑफिस बॉम्बे में होता था, वहाँ से आप वीसेट के थ्रू रिले होता था, जो आज टेलीफोन लाइन और ब्रॉडबैंड के थ्रू हो गया, इंटरनेट के थ्रू हो गया। तो वीसेट के थ्रू होता था। उसमें जब स्क्रीन पे होने लग गया तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आने लग गई। उसमें वीकली सेटलमेंट होते थे, जो आज हम डेली सेटलमेंट देखते हैं वो वीकली
वीकली सेटलमेंट होता था, उसमें इन्वेस्ट करने वाले भी होते थे पैसे, जो वीकली एंड ऑफ सेटलमेंट में कुछ लोग जो है अपना इन्वेस्ट करते थे पैसे सिर्फ ओनली फॉर द इंटरेस्ट पर्पज़। कुछ लोग जो बस डिलीवरी होती थी उसके सामने वो रिटर्न के लिए डिलीवरी देते थे। सो मतलब अगर आज नए वाले बच्चों को बताया तो फिर उनको लगेगा क्या चीज़ था ये, बट अभी तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। T+1 है, आज आप मतलब शेयर देते हो, मतलब आसान है। आप यू डोंट नीड टू कॉल एनीबडी, यू कैन डू योर ओन, मीन्स लाइक आप एक अकाउंट ऑनलाइन खोलते हो, आपके फिजिकल किसी के टच की ज़रूरत ही नहीं। मतलब आई थिंक जब से हमने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया है आपका एक अकाउंट भी शायद खुल सकता है, डीमैट अकाउंट, इतना इजी हो गया। इनफैक्ट जब ICICI बैंक ने किसी वक्त में ऐड करना कि आपकी कॉफ़ी खत्म होने से पहले अकाउंट खोला, आई थिंक हमारा उससे भी पहले खुल जाएगा। वेरी ट्रू। तो आपने सब देख लिया है पिछले 25-27 ईयर्स में, आपने पूरा वो एक एवोल्यूशन देख लिया है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली लास्ट 5 or 6 years में there's been an increase in the number of participants in the equity markets. More and more Indians are wanting to invest या तो trade. According to you, what are the reasons? One reason of course is the ease of it. जैसे आपने कहा, now it's become so easy mobile पे. Yes. What do you think are the other reasons that there's so much interest? So बहुत सारी चीज़ें हुई है। मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे बड़ा जो एक है कि हमारा देश जो है, हमारा कंट्री कंटिन्यूसली एक प्रोग्रेस पाथ पे है बिकॉज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट से, और काफ़ी चीज़ें हो रही है। मतलब तो उसकी वजह से क्या है कि प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो आपके पास में एडिशनल इनकम या एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो आप सेविंग के लिए रास्ते ढूंढते हो। तो सेविंग के लिए एक ट्रेडिशनल वे था सीधा सीधा FD कर दो या गवर्नमेंट का जो NSE सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें कर दो, बट वो आपको इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करे, तो लोग बाग और देखना चाह रहे हैं कि क्या करें। तो आई थिंक कि स्टॉक मार्केट है जो कि एक म्यूचुअल फंड ही आप जैसे जिसको आप हिस्टोरिकली ट्रैक कर सकते हो। 20+ years से 12% is the lowest any mutual fund has given. So 12% is, अगर आप 12 to 15% compounded, अगर 20% अगर 20 years तक अगर कोई IRR देता है, you can create huge wealth. और I think that is the biggest reason people have now faith. साथ में रेगुलेटरी इतनी सारी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, मतलब आपको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है कि कोई ब्रोकर का इशू है, कुछ ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें, सेटलमेंट गारंटी हो, मतलब बाजार 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हार्डली कुछ बच होता है। तो वो सारी चीज़ें हुई है। और उसके अलावा जो मेजर, जो सबसे बड़ा रीज़न है मुझे लगता है यूथ है, जो कि जो पहले का 20 साल पहले का यूथ है और अभी का यूथ में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि जब 20 साल पहले का यूथ है वो जीरो स्टार्ट करता था, सब कुछ लेना है तो इनिशियल चीज़ों में ही चला जाता था पैसा। स्पेयर इनकम वेरी मतलब लिमिटेड, घर लेना है, सिंगल इनकम होती थी, अभी ड्यूअल इनकम है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर अर्निंग, स्पेयर इनकम बहुत है, सैलरी लेवल बढ़ गए हैं, प्लस बेसिक से स्टार्ट नहीं करना है, इनहेरेंट्स में आपको घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है। सो यू हैव स्पेयर इनकम, यू स्पेंड लॉट, यू आल्सो कैन सेव लॉट। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें पहले बहुत सारा इंश्योरेंस में पैसा चला जाता था, जो टर्म प्लान है। जब मैं आया था मुझे मालूम है कि बीमा किरण करके सिर्फ 3 लाख रुपये का LIC का ओनली सिंगल टर्म प्लान होता था। एक इंश्योरेंस कंपनी थी। टुडे यू कैन बाय द सेम, जो प्रीमियम मैं देता था 3 लाख रुपए के लिए, आज आप 1 करोड़ रुपए के लिए ले सकते हो। 28 ईयर्स या 25 ईयर्स, इफ़ यू आर यंग एंड 25 ईयर्स, आप 1 करोड़ का सेम इंश्योरेंस ले सकते हो। सो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा जा रहा था, तो वो पैसा आप इस पेयर में दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बेटर रिटर्न ले सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हुई है जो कि मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ये एक्सप्लोरेशन हुआ है। प्लस जो कोविड है, तो कोविड में जब लोगों को एक थोड़ा अपने रूटीन से हटके स्पेयर टाइम था, तो उन्हें समझने को मिला और उनको लगा कि ये अच्छा चीज़ है, मतलब कि इट इज़ गिविंग हायर रिटर्न देन द ट्रेडिशनल मेथड्स। और ये मुझे लगता है कि जब आप एक चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर आप उसका दूसरों को बताते हैं और धीरे धीरे हर्ड मेंटालिटी। एंड नाउ आई थिंक टॉप 30-40 cities everybody is aware about what is stock market. Earlier it was limited to Mumbai or Gujarat or Marwadis or Gujarati, but it is now it's like a national flavor. करेक्ट है। और फिर भी थोड़ा अंडर पेनिट्रेशन है वैसे, आई मीन पॉपुलेशन के हिसाब से फिर भी लोग, देयर इज मच मोर रूम इन फैक्ट फॉर पार्टिसिपेशन, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, बट अब लेकिन जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है, सी स्टॉक मार्केट इज़ आई थिंक थोड़ा सा लेट लगेगा, क्योंकि जब तक आपके स्पेयर इनकम नहीं है, आप एकदम से इतना बड़ा, तो इनिशियली लोग बार ट्रेडिशनल लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आप एक्चुअल में आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टर के थ्रू देख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं अंडर पेनिट्रेशन। बट सिप
is the biggest, I think, penetrated market. अब 25,000 करोड़ and it is increasing every month. मतलब आपको डिप दिख ही नहीं रहा है, चाहे बाजार कुछ भी हो जाए, लेकिन रेगुलर इंक्रीज होता जा रहा है. सो 25,000 करोड़ पर मंथ इज ए ह्यूज अमाउंट. 3 लाख करोड़ प्लस एनुअल मीन्स लाइक एवरीबडी इज नाउ चार्म कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा सही चीज़ है. मतलब और लोगों ने देखा है पिछले 5 साल 10 साल से कि क्या रिटर्न आ रहे हैं. So they have made the money and they want to invest it because it is safe, it is the most transparent. आपका जो एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसका क्या ख्याल है? बिकॉज डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ पर्सनल टच या कोई ह्यूमन एडवाइजर किसी तरह से इन्वेस्टर बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है आपके ख्याल से? सो ये मतलब लाइक दोनों चीज़ें हैं. सो इनिशियली जब यंग बच्चे हैं जो आज के दिन में देखते हैं जो कि जो लो कॉस्ट वाली ब्रोकिंग हाउस पे करते हैं, उनका एक लिमिटेड होता है, उनको F&O में करना होता है. बट अब रेगुलेटर ने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं जो वीकली सेटलमेंट वगैरह रिस्ट्रिक्ट किए हैं. तो उसकी वजह से वो लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं था, वेल्थ क्या करनी है उनको सिर्फ एक चीज़ लग गई, लत लगने वाली बात थी, उसको कर रहे थे. बट वो स्मॉल टिकट साइज था. बट वंस यू आर इन ए मैच्योर एज काइंड ऑफ लाइक 35 प्लस, देन यू हैव लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके बच्चे हो जाते हैं या आपको एक गोल्स दिखने लग जाते हैं कि बच्चों के एजुकेशन है या अपने लिए कुछ बड़ा घर लेना है या आपको अब्रॉड ट्रिप करना है. देन यू नीड सम काइंड ऑफ वेल्थ बिकॉज आप उसमें ट्रेडिंग में नहीं कमा सकते. ट्रेडिंग में CV का डेटा बोल रहा है नहीं कमा रहे हैं और जेन्युइनली नहीं कमा रहे हैं. मैं भी पिछले 30 साल से किसी को F&O में कमाते हुए नहीं देखा. तो अगर वेल्थ बनानी है तो यू हैव टू इन्वेस्ट प्रॉपरली. तो उसके लिए आपको एक आप डू योर सेल्फ करने के लिए बहुत आसान है बोलने के लिए, बट डिफ़िकल्ट है. आप एक शर्ट लेने जाते हैं या एक जूता लेने जाते हैं तो उसके लिए इतना रिसर्च करते हैं, बट आप शेयर लेने जाते हैं तो सिर्फ नॉर्मली टिप पे करते हैं, विच इज़ नॉट राइट वे. सो जिसका प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है, सो बेस्ट सबसे अच्छा तो तरीका अगर आप एकदम नए हो तो थ्रू म्यूचुअल फंड, जहाँ पे बहुत क्वालिफाइड फंड मैनेजर होते हैं वो करते हैं और आपको 12 से 15% हिस्टोरिकली दे रहा है, विच इज़ इटसेल्फ इज़ ए ह्यूज. बट अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो आप रिसर्च रिपोर्ट को पढ़िए, अपना टाइम दीजिए थोड़ा सा. और उसके लिए आपको एक प्रॉपर ब्रोकर चाहिए जो कि डिजिटली में तो आपको ह्यूमन लेस है, बट आपको एक डिजिटल कॉम्बो वाला जस्ट लाइक अस कि जहाँ पे आपको रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है, आप उसको रिकमेंडेशंस होते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद अपना इनपुट डाल सकते हैं. आपको लग रहा है कि हाँ ये जो लिखा है इससे भी बेटर हो सकता है, तो आई थिंक वो तरीका है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं. सो दोनों की जो लेवल है, मतलब जो आप खुद कर रहे हैं उनका मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक दैट ईजी कि आपने कोई भी किसी ने बोला शेयर ले लिया. सो टिप पे जाने के बजाय आप खुद रिसर्च करो और उसके लिए आपको जो रिसर्च हाउस हैं जो प्रॉपर जो उनकी रिसर्च आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखते हैं उनकी रिसर्च पढ़िए और सब कुछ आजकल अवेलेबल है. आई थिंक आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आंसर कर लिया है वैसे, बिकॉज अ बिग चंक ऑफ द न्यू पीपल हु कम इन टू इन्वेस्ट आर जेन जी, जैसे कहते हैं, दी अंडर 35 एंड दी अंडर 30 फोक्स. अगर आपको उनको एडवाइस देनी हो टॉप 3, जस्ट टू रीकैप, बिकॉज आई नो बिग चंक आपने आपके पहले आंसर में दे दिया है, बट व्हाट वुड दोस टॉप 3 पीसेस ऑफ एडवाइस बी? सो ये ड्रीम 11 नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर. दोनों के बीच में फ़र्क है. सो ड्रीम 11 यू ओनली लाइक आप 50-100 रुपये लगाते हो, बट यहाँ आप एक आपकी हार्ड अर्न मनी है जो कि आप एक फ्यूचर के लिए एक आपकी जो कोई भी गोल हो सकता है उसके लिए आप यूज़ करना चाह रहे हो. अगर आप F&O विदाउट नोइंग यू द मार्केट थिंग्स, मुझे नहीं लगता कि वो सही है. आप एक बार कमा लोगे बट 2 बार कमा लो, लेकिन तीसरी बार आपको क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप ज़्यादा बैट लगाओगे और वो लिवरेज करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज. सो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए. और लॉन्ग टर्म अगर आप बने रहेंगे मार्केट में, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और रहेगी, मतलब यहाँ कोई फंडामेंटली चेंज नहीं हो रहा है. तो सब चीज़ें अगर कंपनी अगर एक डिसेंट अर्निंग से 15% अर्न कर रही है तो मार्केट भी 15% अर्न करेगा, तो 15% से ग्रो करेगा. सो अगर 15% से ग्रो करेगा देन यू शुड रिमेन इन द मार्केट. तो आप थोड़ी थोड़ी अपने, और जो आपको ये जो एक ट्रेडिंग का नशा है मुझे लगता है उसको कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज आप हिस्टोरिकल डेटा के अलावा आप खुद का देख लीजिए. यू डोंट नीड टू गो टू द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ अदर्स, यू योरसेल्फ सी हाउ मेनी टाइम्स यू मुझे नहीं लगता कि ये सही आदत है.
तो क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे और आप जब एक बार अपने आप को वेल्थ बनते हुए देखेंगे, इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए देखेंगे, कंपाउंडिंग ग्रोथ होते हुए देखेंगे, आपको खुद को लगेगा कि यही सही रास्ता है। फेयर इनफ, ओके। सो बेसिकली आज अगर हम इंडियन इक्विटी मार्केट देखें तो नए एंट्रेंट्स बहुत है, नॉट जस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड बट ऑल्सो फ्रॉम द इन्वेस्टी कंपनी साइड, क्योंकि काफ़ी लिस्टिंग्स हुई है मेन बोर्ड पे, एसएमई वगैरह पे। सो अगले 5-10 साल में हाउ डू यू सी द इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम इवॉल्व एंड चेंज? सो कैपिटल मार्केट का मेन पर्पज़ ही वही है कि कैपिटल रेज करने के लिए, एंड दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी. सो इंडिया इकोनॉमी इज़ डूइंग वेरी वेल एंड दैट्स वाई दैट लॉट ऑफ IPOs आर कमिंग एंड पीपल आर रेस्पॉन्डिंग वेरी वेल. सो लोगों को जो मनी रेज करने का है, अभी हम सबसे बढ़िया बात यह है कि आपने VC जो मार्केट में देखा होगा कि जो बड़ा टैलेंट था वो ज़्यादातर पहले फॉरेन कंट्री चला जाता था, वहाँ करता था, बट अभी हमारे यहाँ पे इतने सारे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं बिकॉज उनको अभी पूरा एक इकोसिस्टम मिल रहा है वेंचर कैपिटल मार्केट को रेज करने. तो सेम चीज़ वो अल्टीमेटली SME जो सेगमेंट है उसमें जिनके बहुत ज़्यादा बड़ा विज़न है, जिनको मनी की वजह से, पैसे की वजह से रोक पा रहे हैं अपने आप को, उनके लिए एक्सेस करने को, अगर उनका आइडिया अच्छा है और उन्होंने कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाया है तो मेरे को लगता है पैसा रेज करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. और ये पूरा सिस्टम जो है जो परफॉर्मर को रिवॉर्ड करने वाला सिस्टम है. अगर आप परफॉर्म करते हो तो पीपल विल गिव यू एवरीथिंग. डू यू थिंक कि आज का जो इन्वेस्टर है इज़ मोर better informed and research driven compared to say maybe 10-15 years ago? Definitely not. This applicable not only to our market in all respect because of availability of information easily available at your fingertips, and now every day is like AI is chatbot, whatever you ask just instantly you will get the answer and very in your language, in your understanding. So definitely it's a huge thing. लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है पहले वाला इन्वेस्टर समझना इसलिए भी नहीं चाह रहा होगा, चाहे मान लो अवेलेबल था या नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं थे. सो अभी पैसा बहुत है, तो पैसा है तो आपको चाह है कि कहाँ लगाएं, तो उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो या उसके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो. सो डेफिनेटली टुडेज इन्वेस्टर्स और टुडेज यूथ आर मोर इन्फॉर्म, मोर से आर्म्ड. वो जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री थी, जैसे आपने कहा पहले सिर्फ बॉम्बे में जिसके पास टेलीफोन था वगैरह, वो असिमेट्री अभी इवन आउट जैसे हो गई है. नाउ इन्वेस्टिंग में भी इक्विटी के एसेट क्लास एज अ होल में भी कितने सारे सेगमेंट्स हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड जो हमने डिस्कस किया है, AIFs है, PMS है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो डू यू थिंक मार्केट इज गेटिंग वेरी सेगमेंटेड, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं? नहीं, लेकिन तो इन्वेस्टर भी बहुत तरह के हैं ना, जिसका मान लो जब एक HNI है जिसको 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए PMS है. PMS का एंट्री बैरियर ही 50 लाख से है, तो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं. वो 1 करोड़ रुपए AIF के लिए है तो और बड़ा बैरियर है. तो ये आई थिंक इट्स लाइक कैटरिंग टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर. So PMS is for those who has high money and they want to take high risk. They want alpha than the mutual fund. Mutual fund का एक limitations है because huge size of like तो उनके एक limited है. लेकिन किसी को अगर एक सेक्टर या छोटे करना, PMS में थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन है बेटर देन म्यूचुअल फंड, तो उसके लिए उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो वो ऐसे. बट सेम टाइम रेगुलेटर थिंक कि इस स्मॉल इन्वेस्टर को PMS में क्योंकि जहाँ ज़्यादा रिटर्न है, ज़्यादा रिस्क भी है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है. तो स्मॉल इन्वेस्टर शुड गो थ्रू म्यूचुअल फंड. और अभी तो बात हो रही है SIF की भी, which will be between हाँ, PMS. बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो तो जब आएगा तब आएगा. Yes. Nirmal Bang of course offers the entire suite of services, not just equities but commodities, insurance, NPS, etc. एक integrated approach जो आप offer करते हैं, how do your clients benefit from it? If you could tell us about that. So it's like आप एक जैसे मल्टी स्टोर मॉल में जाते हैं या कोई बड़े जैसे DMart में जाते हैं, तो आपका टाइम बचता है, प्लस आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ है, तो आपकी समझ के हिसाब से वो चीज़ें रखी जाती है. तो वैसे ही है, आप एक इन्वेस्टर है जो कि इंश्योरेंस तो आज हर किसी के पास में कार है तो वो कार करता है, तो उसके अलावा मेडिक्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस है, और जो एक बेसिक अब चाहिए कि आपके प्रॉपर एक हर चीज़ों का टेक केयर करे, तो इंश्योरेंस के अलावा आपके NPS है, मतलब म्यूचुअल फंड है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना आपको थ्रू ब्रोकिंग. तो
सारी चीज़ों को एक ही जगह मिलता है, तो आपका आरएम आपको समझता है, आपकी नीड को समझता है, और प्लस आपको सारी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग जाके अलग अलग मतलब इतना आपको टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो स्पेयर टाइम कहीं और लगा सकते हैं. सो इट मेक सेंस टू हैव सिंगल आरएम टू अंडरस्टैंड योर एंटायर रिक्वायरमेंट. Okay. Do you think a lot of our viewers have multiple trading accounts with different brokers? What do you think of that? Is it just too much management and confusion, or do you think it's a good thing to do? नहीं, आई डोंट थिंक मीन्स लाइक आप 4 बैंक अकाउंट या मतलब 4 ट्रेडिंग अकाउंट का अल्टीमेटली पर्पस क्या है, मतलब आप क्योंकि अभी इतना स्टेबल है, इतना रेगुलेटेड मार्केट है कि आपको ये तो डर है नहीं कि कोई ब्रोकर आपके साथ में करेगा, बिकॉज सेबी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड उन्होंने इतना पिछले 3-4 साल या मतलब 5 साल में इतने सारे रेगुलेशन, इतना मतलब अब तो सब खत्म हो गया, मतलब इट्स हार्डली अब कोई नया ही फ्रॉड करे तो बात है, और अदरवाइज उन्होंने तो इतना स्टेबल, इतना रोबस्ट सिस्टम कर रखा है. सो यू डोंट नीड, आपको आपका कहाँ कंफर्ट है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. आप 4 जगह करेंगे तो आपको तवज्जो भी उतना ही वैसे ही मिलेगा, 1/4 वन. तो इंस्टेड ऑफ लाइक इफ़ यू विल गो ऑल आउट विद द वन ब्रोकिंग हाउस, डेफिनेटली दे विल टेक केयर मोर. तो वो फ़र्क तो रहेगा. सो अननेसेसरली आप ज़्यादा करके, प्लस आप उनको चीज़ों को आपको मालूम भी रहना चाहिए, आप कैसे आप अपना खुद का काम भी करो. दिस इज़ नॉट योर प्राइम बिजनेस, सो it's not making any sense. I don't think it's like कुछ क्या purpose है. There's no benefit as such of having multiple. Yes, okay. For Nirmal Bang, ऐसा कोई specific segment है which you're most excited about, whether it's your technology or your advisory, your research, anything new you're working on? So मुझे लगता है कि going forward, I think financial planning or wealth management is the area where I think people will definitely ready to pay money, because अभी तक हम फ्री में सलाह ज़्यादा लेना पसंद करते हैं. भाई डॉक्टर हो, कोई नहीं पैसा देना पसंद करते, तो फाइनेंशियल प्लानर तो बहुत बाद में आता है. बट आई थिंक नाउ मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है एंड पीपल रियलाइज दैट इट्स जेन्युइनली इट्स प्रॉपर, यू शुड पे फॉर द सर्विस. एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं. अब लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपका हाउसिंग लोन नहीं लेना चाहिए, बट मुझे लगता है हाउसिंग लोन लेना चाहिए. अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड हाउसिंग लोन, यू शुड टेक हाउसिंग. इवन आपके पास पैसा है, बिकॉज आप हाउसिंग लोन 8 to 9% देगा, और आप वो पैसे को आप 12% से 15% पे लगा सकते हैं. सो आप बैठे बैठे 3-4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आप कमा सकते हो. तो ये चीज़ें आपको कोई प्रॉपर एक आपके साथ में फाइनेंशियल प्लानर होगा वही बता पाएगा. बिकॉज आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से बात करेंगे, वो डरेंगे, नहीं नहीं यार पैसा तेरे पास आ गया, प्रीपे कर दे. वाई यू शुड प्रीपे? आप उस पैसे को लगाइए, और आपको जिस दिन भी आपको रात को नींद नहीं आ रही, उस दिन आप तो पे ही कर सकते हो ना. सो आई थिंक कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर, इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रॉपरली प्लान एवरीथिंग related to the finance. Very good point actually, कि वो even if tomorrow you feel that नहीं मुझे भी नहीं रहना है markets में, you can easily redeem because another change that has come about, right, in the last 10-15 years. ठीक है, I want to know, Mr. Bhandari, that away from equity markets, what are the other interests and hobbies that you have? So I do run marathon. Oh, okay. Last 20 years plus, जब से स्टैंड चार्टर मुंबई मैराथन चालू हुआ तब से. जी. So till date I finished 36 full marathon. Wow. 30 plus country I ran. Wow. So officially 18 plus country full marathon, and जब भी अगर किसी कंट्री में जाना था, I try to run at least half marathon or full marathon whenever is possible. To be able to find time to train for that after all of this is something very good. So ये एक अभी जैसे एक नॉर्मल मिल्क है का एक दूध का गिलास है, उसके अंदर में अगर हम थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा पिस्ताचियो और आलमंड डाल देंगे, जिसकी कॉस्ट बहुत कम होगी लेकिन उसकी वैल्यू उसको 4 गुना बढ़ा देगी. तो मुझे लगता है सबके पास में 24 आवर्स है, अगर 1 घंटा अगर हम एक्सरसाइज पे देंगे तो रिमेनिंग 23 आवर्स का वैल्यू तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा. तो लोगों को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है या सही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो मुझे लगता है बेकार है, क्योंकि आपका 30 घंटे बेटर होने वाला है. योर स्लीप विल बी बेटर, यू विल हैव डीप स्लीप. जब आपका डीप स्लीप होगा देन आप यू विल बी मोर अलर्टेड ऑन योर वर्क टाइम, और उसकी वजह से आपको रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं. तो ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है समझने का. Very well said. Okay. All right, Mr. Bhandari, very insightful conversation and very interesting to know how the Indian equity markets have evolved. Thank you so much for joining us. Thank you very much.
Okay, that brings us to the end of this episode of Market Pillars Uncovered. Leave us your thoughts in the comments section on what you thought of how the Indian markets have evolved in the last 20 to 25 odd years. Thank you so much again for watching, and stay tuned to Money TV.